हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी की पूरे 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ भी पढ़ के चले जाएं तो ईजिली आप हिंदी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना। आप देख ही रहे होंगे कि हिंदी टफ है। वो नॉर्मल व्याकरण वाली हिंदी कुछ भी नहीं है, इसमें नॉर्मल दिमाग लगाने वाली हिंदी नहीं है। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अगर आप टैग वर्ड को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो ईजिली आप हिंदी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज क्लास होने वाली है लंबी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, लाइक नहीं किया है कर दीजिए, और शेयर करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्याकरण के शिक्षण में प्रक्रियात्मक ज्ञान या कार्य विधिक ज्ञान होता क्या है। ये दोनों क्या चीज़ होती हैं, सेम थिंग है। ये क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान और कार्य विधिक, मतलब ये क्या होता है, एक प्रोसीजर है। ठीक है। किसी भी काम को करने का प्रोसीजर। तो क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो कार्य ही कहलाएगा। वो शुद्ध हिंदी में कह लो एक तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया कहलाएगा। ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान में रटने की बजाय करने पर बल दिया जाता है, लागू करने पर केंद्रित होता है। ठीक है। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, यह किस प्रकार करते हैं। ठीक है। कि मतलब जो व्याकरण से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किस प्रक्रियात्मक तौर पे इसे करना होगा, वो चीज़ें हमें क्या बताता है, ये कार्यविधिक ज्ञान ज्ञान बताता है हमें। ठीक है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, तो सबको पता है भाषा अर्जन स्टार्टिंग एज में बच्चे कहीं से भी भाषा अर्जित करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, किसी से भी सुनते हैं, तोतला बोलते हैं, टूटे फूटे शब्द बोलते हैं, वो कुछ भी मतलब अपने तौर पे भाषा को अर्जित करते हैं। भाषा को कहीं से भी कैसे भी कुछ भी सुन के जो अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, भाषा को अर्जित करना ही भाषा अर्जन कहलाता है। क्या कहता है इसमें, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश, और अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया मैं बता दूं आपको, अनौपचारिक जहां रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी तरीके से फॉलो ना किए जाएं, शिष्टाचार। ठीक है। इसमें क्या होगा अनौपचारिक में, जैसे हम बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स को तू भी कह देते हैं, तुम भी कह देते हैं, आप भी कहते हैं, तो क्या हो गया, ये अनौपचारिक हो गया। ठीक है। औपचारिक कहाँ हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे हमारे एकेडमिक लैंग्वेज में टीचर्स को आप तुम नहीं कह सकते, है ना, आप ही कह सकते हो, और बहुत ही सिंसियरली उनसे मैनर्सफुली बात किया जाता है। ऑफिशियली जो बात होती है उस तरीके से क्या होता है, तो वो औपचारिक हो गई। इसमें क्या हो गया, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना, क्योंकि भाषा अर्जन बालक स्कूल जाए बिना करता है। बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि बालक जब घर में होते हैं तो बहुत तरह तरह की चीज़ें अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से, सबसे सुनते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि होती रहती है और वो अपने भाषा अर्जन करते रहते हैं। बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करते हैं, और भाषा अर्जन बिल्कुल सहज होता है। इसमें क्या कठिनाई होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चे का जो मन में होता है वो बोलता है, मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, है ना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो कितना सहज ही तो होता है, इसमें कोई इसमें नहीं है। तो लेकिन ये जो कहते हैं भाषा अर्जन क्या होता है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, भाषा अर्जन क्या होता है, बिल्कुल सहज होता है। सहज पे आपको टिक करना है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, यह विद्यालय में होता है, यह परिवार में होता है, ये सहज होता है, ये कठिन होता है, क्या होता है, बिल्कुल सहज होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की इस मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा बताओ, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि जब पहला एक बच्चा होता है उसको उसका जो जो उसकी मातृभाषा है, अब वो कहीं और पढ़ने गया, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन मिड पॉइंट तो उसको कुछ और होना चाहिए ना, जो दोनों समझ सकें, स्टूडेंट भी और टीचर भी। तो मिड पॉइंट क्या हो गई, यहाँ पे इंग्लिश हो गई, क्योंकि दोनों को आती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस लड़की ने उस इंग्लिश को सीखा, है ना,
और टीचर को भी इंग्लिश आती है, तो यहाँ पंजाबी और तमिल अर्जन हो गया, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा उन लोगों ने मजबूरी में सीखी, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, स्टूडेंट ने भी और टीचर ने भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंग्रेजी क्या हो गया हमारा, अधिगम के तौर पे आएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। जो बीच की जो भाषा होगी, दोनों स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो वो उन्होंने यूज़ की वो भाषा, जो मातृभाषा और जो टीचर की भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा, उनकी जो बीच की भाषा होगी वो हमेशा अधिगम होगी। क्या होगी, अधिगम। और उन दोनों की जो अपनी भाषा होगी वो क्या होगी, वो अर्जन होगी। इसे बिल्कुल माइंड में फीड कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रही हूँ मैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पंजाबी और तमिल क्या हो गया हमारा, अर्जन हो गया, और अंग्रेजी भाषा हमारे क्या हो गई, हमारा अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामाजिक बोली है, सामाजिक बोली होती क्या है? कहते हैं ना कि समाज में बोली जाने वाली बोली है, तो क्या है सामाजिक बोली? भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह की वाक की विशेषताएं, वाक मतलब बोली हो गई यहाँ पे एक सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह, मतलब समुदाय अथवा समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं क्या होगी, सामाजिक बोली होगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, विशेष समूह या विशेष समुदाय सामाजिक बोली होगी, ये टैग वर्ड हो गया। जहाँ पे विशेष समूह या विशेष समुदाय आ जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सामाजिक बोली से रिलेटेड होगा। चलो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है क्या सामाजिक बोली से रिलेटेड। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। मतलब एक ही जगह मलयालम में भिन्नताएं आ गई हैं। मतलब यहाँ कोझिकोड क्या है, स्थान का नेम हो गया, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम कोझिकोड हो गया। कि विशेष समुदाय, जब कोझिकोड के कोई समुदाय हो गए, उनके द्वारा जो मलयालम बोली जा रही है, इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम, मतलब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही कहते हैं ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वही कहा जा रहा है। हमें तो लगता है कि मलयालम सेम है, लेकिन वहाँ पे भी जगह जगह मतलब स्थान स्थान पे भी अलग अलग उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, मतलब आप समझ लो कोझिकोड में कुछ और चल रहा है, वहाँ से 10 किलोमीटर कुछ और, मतलब पब्लिक जो बोल रही है मलयालम कुछ अलग तरीके से मिक्स करके बोल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मलयालम की एक सामाजिक बोली है। क्यों? क्योंकि एक समुदाय द्वारा हो रही है ना। देखो विशेष समुदाय, यहाँ पर टैग वर्ड आपको दिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, क्या कह रहा है क्या सुन रहा है, तो क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे। इसमें क्या कह रहा है, विशेष समुदाय, समुदाय से लिंक है। ठीक है, ये टैग वर्ड हो गया आपका विशेष समुदाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक बोली हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन आएगा, तो मलयालम ये क्या है, सामाजिक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे? शब्द संपदा से ही समझ में आ रहा है, शब्द संपदा मतलब शब्दकोश, हमारी जो शब्द कोश होती हैं उनको क्या होता है, पढ़ाना होता है। वर्तनी प्रतियोगिता, वर्तनी प्रतियोगिता का मतलब क्या होंगे, इंग्लिश में होता है डिक्टेशन, हो गया ना, हम ये डिक्टेट कर रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं। प्रकरण आधारित शब्दावली, कक्षा में उचित मुद्रित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके। मुद्रित शिक्षण सामग्री तो पता ही होगा ना आपको क्या होता है, जिससे बच्चे देख के सीखते हैं। जैसे हमने कोई एक मॉडल रेडी किया, उसे हमने बच्चों के लिए जो हम कक्षा में क्लास लेने वाले हैं उससे रिलेटेड हो गया, तो वो उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब बच्चे शब्द जब सीखते हैं, दादा दादी नाना नानी पापा खाना पीना, तो क्या उसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए कहते हैं संपदा का मतलब ही हो गया एक तरह से संपत्ति, शब्दों की संपत्ति अपने माइंड में अर्जित हमने की है, तो क्या हमें उसको व्याकरण की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इजली वे में शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट चल रहा है, बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट चल रहा है, इससे आगे आप बिल्कुल केयरफुली रीड करना। ओके, समीपस्थ विकास का क्षेत्र डैश स्थान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिसने भी सीडीपी की क्लास ली होगी, सीडीपी की क्लास ही मैं लेके आऊंगी, बताना तुम लोगों को चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, समीपस्थ विकास
क्या है, ये सबको पता होगा जिसने भी सीडीपी की क्लास ली है। तो समीपस्थ विकास क्या होता है, लेव वाइगोस्की के जो नियम है उससे रिलेटेड है। तो क्या है, ZPD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, गतिशील स्थान है। इसमें देखते हैं क्या है, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है ZPD लेव वाइगोस्की से संबंधित है। इसमें पारस्परिक शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे आगे क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि सीडीपी के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आ सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीडीपी के कुछ क्वेश्चन भी हिंदी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ZPD एक बच्चे के स्वयं के अधिगम और दूसरों इनके समाज, सांस्कृतिक आदि की मदद से बच्चे के अधिगम के बीच का अंतर है। इसमें क्या क्या दिया, ZPD होता है क्या है, बच्चा जो खुद से चीज़ें सीख रहा है, सीधे तरीके से मैं बता रही हूँ, जो बच्चा खुद से जो चीज़ें सीख रहा है और जो समाज उसको चीज़ें सिखा रही हैं, उन दोनों के जो बीच से परस्पर जो अधिगम चल रहा है, वो उसका जो अंतर हो गया, उस अंतर को हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। जब बच्चे ने अपने तरीके से सीख रहा है, अपने दिमाग अपनी बुद्धि लगा के एक चीज़ सीख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और जो समाज उसको चीज़ें सिखा रहा है, शिष्टाचार, नियम, कानून, रूल रेगुलेशन, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे पढ़ो, ऐसे चलो, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, वो क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, इस विधि को हम क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। ZPD क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब मैं इंग्लिश की क्लास लूँगी तो आपको पता लगेगा। इसे इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, क्या होता है। ये होता है BICS। क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी की क्लासेस इंग्लिश से लिंक है, तो इसलिए हिंदी की क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको हिंदी की क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई तो आपको इंग्लिश की क्लासेस लेना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले हिंदी की क्लासेस ज़्यादा ले रही हूँ ताकि आपको ईजी हो इंग्लिश की क्लासेस समझने में। बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, देखते हैं ये है क्या। यह सामाजिक बातचीत में आवश्यक कौशल है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी बेसिक की बात की गई है, तो क्या होगा, ये सामाजिक बातचीत में आवश्यक कौशल है। अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने वाले आधारभूत अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। बस आपको ये याद रखना है, आपको इतनी सारी चीज़ें लर्न ना भी हो पाए तो आपको बस एक चीज़ मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगी, क्या है, बुनियादी, यानी कि बेसिक। बेसिक की बात क्या होती है, बेसिक सबसे बेसिक चीज़ होती है, किसी भी चीज़ से हम बोल चाल करके ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है अपने विचारों को दूसरों से करना। और इसमें टैग वर्ड क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन। ठीक है, दिन प्रतिदिन जहां भी आपको दिखे तो वो किससे रिलेटेड है, BICS, यानी कि बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल से रिलेटेड है। ये आपका टैग वर्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर और कुछ देख लेते हैं, जरा सा टैग वर्ड देख लेते हैं। टैग वर्ड इसका है क्या, रोजमर्रा या दिन प्रतिदिन। ठीक है ना, रोजमर्रा या दिन प्रतिदिन, ये रोजमर्रा कह लो या दिन प्रतिदिन, सेम ही चीज है। का उपयोग तब करते हैं जब वे खेल के मैदान में, लंच रूम में, स्कूल बस में, पार्टियों में, खेल खेलते हुए और टेलीफोन पर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे रेगुलर बेस पे होते हैं, दिन प्रतिदिन होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आज हमने किया तो हम कल लंच नहीं करेंगे, परसों नहीं खेलेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ये कहीं पर भी हो सकता है। ये कहाँ होता है, लंच रूम में भी हो सकता है, स्कूल बस में भी हो सकता है, पार्टियों में, खेल खेलते हुए, खेल के मैदान में, टेलीफोन पर बात करते हुए भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या है। बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल समन्वित करने के लिए कौन सी गतिविधि होनी चाहिए।
इसमें क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपना रोज़मर्रा की गतिविधियों पर एक दूसरे से संवाद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल, आपको देखते ही यहाँ पे रोज़मर्रा या दिन प्रतिदिन ढूंढना है, तो कहाँ आपको इस लाइन में मिल जाएगा, रोज़मर्रा की गतिविधियों पर एक दूसरे से संवाद, तो आपको टिक कर देना ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं, क्या कहते हैं, आधारभूत। अभी से आधारभूत से कंफ्यूज मत हो जाना, ये आधारभूत क्या है, बुनियादी हुआ ना, बुनियादी का ही दूसरा रूप क्या होता है, आधारभूत होता है। अब बुनियादी आधारभूत का भाई तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं, तो वो है क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आमने सामने दिन प्रतिदिन के लिए कहते हैं, तो वो क्या है, BICS है, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल। मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, बहुत मेहनत लगती है क्लास को लेने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके कैसी क्लासेस आपको हेल्पफुल है या नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको एक एक पॉइंट बताने के लिए, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है, बार बार रिवीजन करेंगे देन तभी आपको अच्छे से लर्न हो पाएगा, टैग वर्ड याद रह पाएंगे आपको, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये उपचारात्मक पता ही होगा कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना, दूर करना, निदान करना, सुधार करना ही उपचारात्मक के अंतर्गत आता है। मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए ये चीज़ यूज़ होता है, कमज़ोर छात्रों के लिए यूज़ होता है, औसत छात्रों के लिए यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि भैया अगर कोई व्यक्ति सही है, कोई पर्सन अगर बिल्कुल स्वस्थ है, तो क्या उसे इलाज की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। जो जिसके सर में दर्द है, जो सही से चल नहीं पा रहा है, सही से बोल नहीं पा रहा है, सही से खा नहीं पा रहा है, वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसीलिए इसी वजह से जो उपचारात्मक शिक्षण कुछ स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख लेना, ये तीनों पॉइंट हैं। उपचारात्मक शिक्षण है क्या है, अध्ययन अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ओके, जो भी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, तो उसको हमने दूर कर दिया और फिर उसको पढ़ाया, तो उसमें क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण के कहलाए। अब ऐसा तो टीचर नहीं कह सकता ना भाई, टीचर पढ़ा रहा है, उसको कोई चीज़ें समझ रही नहीं आ रही हैं, हार्ड लग रही हैं, तो भाई उसको स्किप करके वो कहीं दूसरा चैप्टर पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता ना। पहले उसको वो रिजॉल्व करेगा, देन उसको स्टडी खुद से करेगा, फिर बच्चों को समझाएगा, है ना। तो टीचर्स के साथ भी ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसा इशू हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापक, देखो यहाँ मैंने कहा था ना अध्यापक टीचर्स के लिए भी होता है, तो वो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत होती है। तो उपचारात्मक चीज़ें दोनों के लिए ज़रूरी होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। संकेत भाषा, संकेत भाषा से क्या समझते हैं हम, संकेत करते हैं ना कि संकेत, इशारों में बात करना ही संकेत कहलाता है, इशारों में बात करना। तो संकेत भाषा क्या होता है, लगभग सभी भाषा की व्याकरण होती है, क्षेत्रीय की नहीं होती है। ये तो मैंने अपना नोट्स लिखा है, तो ये आप भी अपना लिख लेना। जो सभी जितनी भी भाषा होती हैं सबकी भाषाओं की व्याकरण होती है, क्षेत्रीय, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा होती है उनकी कोई व्याकरण नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ठेठ बोली होती है, अपने मस्ती में कुछ भी बोलते हैं, हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती है, तो उनका क्या ही व्याकरण होगा, ठीक है। संकेत भाषा क्या होता है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, बिल्कुल होती है। अब की कहेंगे इशारों में क्या व्याकरण होती है, इशारों में भी बहुत व्याकरण होता है, तो कोई बच्चा ये ना समझे कि इशारों में कोई व्याकरण नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होता, उसमें भी होता है। तो संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, ठीक है ना। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, नेचुरल लैंग्वेज भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई हल्के वे में ले रहा हो संकेत भाषा को तो ये सोचना मत, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संकेत भाषा ऐसी कौन सी भाषा है जिसका, उसमें ऑप्शन में आ सकता है कि जिसका व्याकरण होता है, उसमें संकेत भाषा कोई लिख दे, लिखा आ जाए, किसी ने ना पढ़ा हो तो बिल्कुल टिक नहीं मारेगा, 100% डैम श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, जिसने पढ़ा होगा वही टिक करके आएगा कि उसकी व्याकरण होती है। और क्या होती है, संकेत भाषा के भी बहुत से प्रकार होते हैं कि संकेतक भाषाएं भी अलग अलग तरीके से बात की जाती है, और संकेतक भाषा क्या होता है, एक नेचुरल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ठीक है।
द्रुत पाठ, द्रुत पाठ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये आगे आने वाला है। तो द्रुत पाठ होता क्या है? द्रुत पाठ के लिए उपन्यास, जीवनी तथा कहानी का शिक्षण उपयोगी है। इसे कम से कम तेज गति से पढ़ना तथा सूचना एकत्र करना, इसमें पाठ को एक बार पुनः दोहराना तथा सामान्य अर्थ के पठन के लिए किया जाता है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रुत पाठ से समझ में क्या आता है? कम समय में तेज गति से पढ़ना। जैसे हम कहते हैं ना, न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो द्रुत पाठ ही कर रहे हैं एक तरीके से। इसमें क्या होता है, हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी और हमने अपने जो जानकारी थी वो इकट्ठी कर ली है। तो सामान्य अर्थ के लिए पठन भी करते हैं। जैसे एक तरह से न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, फटाफट 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 पढ़ रहे हैं, जो काम की चीज़ है उसे गेन कर रहे हैं, और क्या हम जो हमारी चीज़ है उसको हम कहते हैं सामान्य अर्थ के लिए भी हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उस वे में है। तो पठन पूर्व गतिविधि क्या होता है? अनुमान लगाने का कार्य। पठन पूर्व गतिविधि मतलब पढ़ने से पहले की जो गतिविधि होती है वो क्या होती है? अनुमान लगाने का कार्य। इसके क्वेश्चंस जो है ये आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये इनके क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपको क्लासेस कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आगे क्लासेस बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना? तो प्लीज़ मोटिवेशन को बनाए रखें, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक्स करें। चैनल को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।